एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 75 के साथ आज आपके साथ मौजूद हूँ। आज बस ये भी थोड़ी देर में हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम कुछ पेपर की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन में मेरा मोस्टली प्लान होगा कि जो आप लोगों के जो क्वेश्चंस आप लोग मोस्टली पूछते हैं उनसे रेलेवेंट ज़्यादातर रहूँ, लेकिन कुछ बातें मेरे अपने माइंड में भी हैं कि वो रिवाइज़ करवाना बेहद ज़रूरी होता है। समटाइम्स स्टूडेंट किसी एक टॉपिक के बारे में क्वेश्चन नहीं करते, उन्हें लग रहा होता है कि ये टॉपिक बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलतियाँ करती हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस कुछ मैं ख़ुद भी आप लोगों को रिवीजन के दौरान ऐसे करवाऊंगा। तो ये मतलब साथ साथ इसका कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, कुछ आपके क्वेश्चंस के मुताबिक, कुछ मैं ख़ुद भी सोच समझ के कि जहाँ पर स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले तो 9th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव टाइप बस हमारा रह गया था। रिव्यू रिमेनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप रहता था। ऑब्जेक्टिव टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs का, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1 इज वेरी सिंपल बेटा। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो रहा है। डिस्टेंस फार्मूला चलिए मैं रफ में ही करके देखता हूं इसको। इन शॉर्ट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 स्क्वायर, और ये भी 1 माइनस 0 स्क्वायर। तो सॉल्व किया, 1 माइनस 0 इज 1, ये भी 1 माइनस 0 इज 1, तो 1 के स्क्वायर्स भी तो 1 ही होंगे ना। तो फाइनली 1 प्लस 1 मीन्स स्क्वायर रूट 2 ही इसमें आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 इसका करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद सेकेंड पार्ट भी डिस्टेंस फार्मूला का है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 0 एंड 0 1, इसमें भी तो यही फार्मूला अप्लाई होगा ना। 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर। फर्क क्या पड़ेगा इससे? ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है ना, और ये भी 1 ही रहेगा। इसका भी वही आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका भी करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्ट है मिड पॉइंट फार्मूला का। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0 इज वही x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 ऑर्डर्ड पेयर के मुताबिक सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर 1 1, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ MCQ को देखें तो वो भी मिड पॉइंट फार्मूला का ही है। मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 2 इज, तो 2 माइनस 2 का भी आंसर 0, माइनस 2 प्लस 2 का आंसर भी 0, तो 0 ओवर 2 0 0 इसका ऑर्डर्ड पेयर आंसर है। ये इसका करेक्ट आंसर। तो मिड पॉइंट फार्मूला का ही यही है। फर्स्ट 2 MCQs डिस्टेंस फार्मूला के हो गए, नेक्स्ट 2 MCQs मिड पॉइंट फार्मूला के हो गए। उसके बाद फिफ्थ है अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल होती है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। उसके बाद सिक्स्थ है अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल। ये इसका करेक्ट आंसर है।
लेकिन इसको देख के हमें बहुत सारे MCQs समझ में आते हैं। लाइक MCQ ये भी तो बन सकता है, अ ट्राइंगल whose two sides are equal in length, ऑप्शंस यही हो, आपको फिर आइसोसेलेस को करना हो। राइट एंगल ट्राइंगल की कोई प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। ये सब डेफिनेशंस आपको पता है इस चैप्टर में शामिल है। जो डेफिनेशंस इस चैप्टर में हैं वो मैं आप लोगों को रिकॉल करवाता हूँ। वो तो खैर अभी क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, उसके साथ भी आ जाएगा। तो उनकी डेफिनेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी इजीली MCQs बन के आ सकती हैं। तो इसलिए आप इनके अलावा उनको एक्सटेंशन के तौर पर भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। लेकिन जाहिर बात है, आपको पता है पेपर में ट्रू फॉल्स तो आते नहीं, आने तो सिर्फ MCQs हैं। तो इनको हम ट्रू फॉल्स के तौर पर तो कर रहे हैं, लेकिन अगर जो फॉल्स होंगे तो उनका करेक्ट आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए कि अगर वो MCQ बन के आ जाए तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकेंगे। तो फर्स्ट है, अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या वजह? लाइन का तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता, जबकि 2 एंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो लाइन सेगमेंट होता है। मैंने इसीलिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। इसकी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या पॉसिबल है? एक तो ये कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट होगा, और अगर हम 2 एंड पॉइंट्स को कंसिडर करें तो फिर लाइन की जगह लाइन सेगमेंट लेना होगा। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इसी तरह अ लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको भी हम 2 तरह से देखते हैं। अगर हम लाइन सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, करेक्ट ये होगा। लेकिन अगर 1 एंड पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करके आपको मैंने बता दिया है। थर्ड है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसके फॉल्स होने की क्या रीज़न है? ये वर्ड, ये वाला वर्ड कोलिनियर वाला, क्योंकि ट्राइंगल कोलिनियर पॉइंट से नहीं नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है। ये देखिए ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलकर ट्राइंगल बनाएंगे ना। और वैसे भी ट्राइंगल की डेफिनेशन का पार्ट है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनती है। उसके बाद ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैज़ 2 कोलिनियर वर्टिसेस। ये ट्रू है। वो कैसे? कोई एक ट्राइंगल है, तो ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल, चलिए ABC, फिलहाल हम AB की बात करते हैं, हैज़ 2 कोलिनियर वर्टिसेस। तो इसकी दोनों वर्टिसेस कोलिनियर है ना आपस में। दूसरी साइड के भी कोलिनियर वर्टिसेस हैं, तीसरी साइड की अपनी जगह कोलिनियर वर्टिसेस हैं। तो तीनों साइड्स अपनी अपनी जगह पर कोलिनियर वर्टिसेस रखती हैं। 2 पॉइंट्स तो वैसे भी होते ही कोलिनियर हैं। उसके बाद फिफ्थ है, द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। किसी रेक्टेंगल की ईच साइड, चले ABCD, ईच साइड के एंड पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये आपस में कोलिनियर हैं, ये आपस में कोलिनियर हैं, ये दोनों आपस में कोलिनियर हैं, और ये दोनों आपस में कोलिनियर हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। उसके बाद 6 पॉइंट है, 6th ट्रू फॉल्स, ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द x एक्सिस आर कोलिनियर। ये भी ट्रू है। भाई वो कैसे? किसी कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस एक लाइन ही तो है ना। अब इस लाइन पर पाए जाने वाले जितने मर्जी पॉइंट्स हैं वो सब आपस में कोलिनियर तो हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हुई। तो लास्ट है, origin is the only point collinear with the points of both the axes separately। ये भी ट्रू है। वो कैसे? पहली बात, ये एक्सिस के स्पेलिंग AXIS नहीं है बल्कि AXES है।
इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, ये प्लूरल को शो करता है, दोनों एक्सिस का जिक्र हो रहा है। तो ऑरिजिन यानी पॉइंट ओ इज द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद द पॉइंट्स ऑफ बोथ एक्सिस सेपरेटली, यानी ऑरिजिन एक्सिस का भी कोलिनियर पॉइंट है और ऑरिजिन वाई एक्सिस का भी सेपरेटली एक कोलिनियर पॉइंट है। तो दोनों एक्सिस पर सेपरेटली कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने फर्स्ट 50% हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हुआ। फर्स्ट 50% के चैप्टर्स आप लोगों को पहले भी बताए हुए हैं, मैं फिर से बता देता हूँ कि फर्स्ट 50% के सिलेबस के चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 एंड 12। ये 8 चैप्टर हैं जो आपके फर्स्ट 50% सिलेबस में शामिल हैं। 8 चैप्टर्स को आप लोगों के सामने ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 99.99% हमने फुल ईच एंड एवरी क्वेश्चन को इस पर किया है, बोर्ड पे ही किया है। बहुत रेयर क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए। उसके अलावा बड़ी ज़रूरी किस्म की जो एग्जांपल्स थी वो तक हमने बोर्ड पे डिस्कस की हैं, लेकिन जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों को खुद फर्दर प्रैक्टिस के लिए करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस कभी भी हम इसको सफिशेंट नहीं समझ सकते। मैथमेटिक्स में बेटा जितनी भी प्रैक्टिस कर ले उतनी कम समझी जाती है। तो बहुत दफ़ा ये बात कह चुका, फिर आप लोगों को याद दिलाने के लिए ये बात फिर से कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस से आता है, रिटन प्रैक्टिस से आता है, लिख लिख कर आता है। जितना मर्जी आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो गया है, आप उसको बार बार लिखेंगे नहीं, आपको मैथ नहीं आएगा। मैथ कभी भी सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं आता। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसको करने के आप रूटीन बना चुके हों तो आपका मैथ के क्वेश्चंस गलत नहीं होते। अदरवाइज कैसी मिस्टेक्स होती हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है तो करते करते कोई केयरलेस मिस्टेक हो गई। बेटे केयरलेस मिस्टेक से अवॉइड होने का एक ही तरीका है, आपकी बहुत अच्छी बेहतरीन प्रैक्टिस हो, लिख लिख के प्रैक्टिस करें और रिवीजन हम उसी बेस पर स्टार्ट करेंगे। उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप लोग ये रिवीजन के जो पॉइंट्स हैं मेरे साथ साथ चलें, क्योंकि मैंने तो जाहिर बात है बच्चों के डिमांड के मुताबिक भी कुछ रिवीजन करवानी है, कुछ खुद करवानी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने मुताबिक रिवीजन स्टार्ट कर चुके होते हैं। मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा। डू समथिंग, करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। आप अपनी सीक्वेंस से कर लें, मेरी सीक्वेंस से कर लें। उस सीक्वेंस के दौरान जो प्रॉब्लम आए वो डिस्कस भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है और मैथमेटिक्स सीखना है। सिर्फ पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप सोचें आप लोगों को मैथमेटिक्स सारी उम्र काम आना है। किसी भी फील्ड में चले जाए, मैथमेटिक्स आपको पहले भी बता चुका हूँ हर टेस्ट का पार्ट होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने मैथमेटिक्स सीखना है। ज़रूरी नहीं है कि वक्ती तौर पर एक गुजारा किया। बहुत बच्चे एक बड़ा कॉमनली सेंटेंस कहते हैं, हमारे सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, मैथ बड़ा वीक है। तो मैथ वीक क्यों है? क्या मुश्किल बहुत है? नॉट एट ऑल। बेटे इस बात को सीरियसली समझें। मे बी आप लोग इस वक्त मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन इसको आप थोड़ा सा सीरियसली बैठ के सोचें तो मैथमेटिक्स हरगिज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, वी हैव लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम अज्यूम कर लेते हैं मैथमेटिक्स मुश्किल है और उस मुश्किल को मुश्किल समझ के हम करते नहीं हैं, तो वो मुश्किल तर होता जाता है और मुश्किल तरीन होता जाता है। बेस्ट क्या है? आप उसकी प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, कर करके मैथ आता है। मैं एक दफ़ा पहले भी आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि बेटे मुझे अपनी लाइफ में मैथमेटिक्स करके आया था। मैं आपको ट्रूली बताऊँ कि क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे नहीं क्लियर होते थे। लिखने बैठता था, करने बैठता था, कर लेते थे, आ जाता था। लिख के करके वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाते थे। प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आ जाते हैं। आप लोग कभी भी ये ना सोचें कि समझ आएगा तो करेंगे। आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? करेंगे तो समझ आएगा ना। आप लोग अपनी तरतीब बदल के देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि समझ आएगा तो करेंगे। आप तरतीब बदल लें, करेंगे तो समझ भी आ जाएगा। तो करने से समझ आ जाता है। बहुत अपने स्टूडेंट्स में से भी बहुत वीक स्टूडेंट्स जो होते हैं मैथ में,
उनको मैं एक बड़ा एक लीस्ट लेवल का एक टेस्ट कहता हूँ कि बेटा आप लोग इन क्वेश्चंस को, सॉल्व्ड क्वेश्चंस को देख देख के कॉपी करना शुरू कर दो। आपको एक दफ़ा देखना पड़ेगा, होपफुली दूसरी दफ़ा देखे बगैर आप कर रहे होंगे। चलें दूसरी बार भी देखना पड़ा, देन आई एम श्योर कि तीसरी बार इंशाल्लाह आप देखे बगैर कॉन्सेप्ट से कर रहे होंगे। इसका मतलब रट्टा नहीं है, इसका मतलब है कि ये वो प्रैक्टिस की कमी है जिसकी वजह से आपको वो मुश्किल लगा था। ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेने से वो अच्छे तौर पर बहुत अच्छा आपको समझ आया। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि आयरन का एक पीस को, आयरन के एक डोर है सपोज़, लोहे का एक दरवाज़ा है, कहीं बारिश में और कहीं बाहर बहुत अरसे से पड़ा हुआ है, उसको रस्ट लग जाता है, कई काफ़ी अरसे से उसको किसी ने टच ही नहीं किया, रस्ट की वजह से जैम हो जाता है। हाँ, उसको फिर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसको पहले तो अच्छी तरह से हैमरिंग करके थोड़ा सा उसको जैम को खोलना पड़ेगा, फिर उसका सैंड पेपर से उसकी बड़े अच्छे तौर पर उसकी वो रस्ट वगैरह उतारेंगे तो पेंट होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको साथ साथ उसकी मेंटेनेंस रखते, उसको जहाँ ज़रूरत थी उसके हिंजेस में ऑयलिंग वगैरह करते रहते, जहाँ ज़रूरत थी उसको यूज़ करते, आप खोलते बंद करते, वो जैम ना होता। उसके अलावा जहाँ पर आप देखते कि वहाँ से जंग लगना शुरू हुआ है, फौरी तौर पर ज़रा सा पेंट कर दिया, तो साथ साथ मेंटेनेंस जारी रहती तो इतनी नौबत ना आती। लेकिन इतनी नौबत आ गई तो भी कुछ नहीं बिगड़ गया, तो भी तो आप एक दफ़ा थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके उसको एक अपनी फ्लुएंसी में ले आएंगे, अपनी रूटीन में ले आएंगे, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही हाल यहाँ पर है कि एक चीज़ को हम इग्नोर करते करते वाकई रस्ट लगा बैठे होते हैं। तो शुरू में हो सकता है आपको सैंड पेपर से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े, हैमरिंग करनी पड़े, पेंट ज़्यादा करना पड़े शुरू में। फिर जब वो रूटीन में हो जाएगा, आप उसको रूटीन में उसकी मेंटेनेंस रखें, ठीक रहेगा। तो मेंटेनेंस रखने से, प्रैक्टिस रखने से मैथ भी आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी मशीन को आप वर्किंग करते हैं। तो ये बात फैक्ट है कि हम लोग भी एक मशीन है ना, एक मशीन को एक साइड पर हम चलाते रहेंगे तो मशीन बिल्कुल वर्किंग में रहेगी, रवां रहेगी। लेकिन मशीन का काम छोड़ देंगे तो वो तो जैम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो ब्लॉक होने से हमें बचाना है। यही बात इन आजकल के जो छुट्टियों के दिन हैं, इन दिनों में है। तो बहुत सारे बच्चे अपने 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 माइंड्स को बिल्कुल जैम किए बैठे हैं। बिफोर दैट के स्कूल्स प्रॉपर रीओपन हो, उससे पहले एफर्ट करें, मेहनत करें और अपने अपने इस जैम को ओपन करें। आप लोग अपने अपने माइंड्स की ऑयलिंग करें, सैंड पेपर यूज़ करें, पेंट करें, और बिफोर दैट कि आप लोग स्कूल में आएँ, आप लोग बिल्कुल इंशाल्लाह प्रैक्टिस में होंगे। कुछ बात करते हैं अब हम पेपर प्रेजेंटेशन पर। ये वो टॉपिक है जिस पर जितनी एफर्ट कर ली जाए उतना अच्छा है। टॉप करने वाले स्टूडेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंटेशन का ही फ़र्क होता है। अदरवाइज़ बोर्ड के एक अंदाजे के मुताबिक फर्स्ट 100 to 200 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। तो कुछ लक का, कुछ प्रेजेंटेशन का फ़र्क होता है कि जो उनको बोर्ड की पोजीशन पर लेकर आता है। प्रेजेंटेशन के बारे में डेफिनेटली आप लोगों को उर्दू के और इंग्लिश के टीचर्स ने डेफिनेटली बहुत अच्छा और बेटर गाइड किया होगा। मैं कुछ वो पॉइंट्स आपको ऐड करके बताता हूँ जो पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के लिए होती हैं, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश के टीचर्स ने वो वाली चीज़ें, वो वाली सिचुएशंस को फेस नहीं किया होता जो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में आती हैं। तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लें बता रहा हूँ। बाकी जनरल प्रेजेंटेशन सारी वही है जो आपको उर्दू के टीचर्स ने उर्दू रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताई, और इंग्लिश के टीचर ने इंग्लिश रेलेवेंट, जिसमें इंग्लिश एज लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उन सब्जेक्ट्स के लिए बताई। जनरल पॉइंट सारे वही हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो मैथमेटिक्स को आपको फेवर देंगे। इसके लिए ये कि सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स में यूजुअली अलाइनमेंट का बड़ा इशू होता है। पेपर बड़ा अच्छा लगता है कि अगर एक जैसा हो, राइट लेफ्ट
इंडेंटिंग अच्छी की हो, अलाइनमेंट उसकी अच्छी हो, स्पेसिंग अच्छी हो, तो पेपर अच्छा लगता है। जस्ट लाइक जैसे प्रिंट आउट होता है, लेकिन प्रिंट आउट में तो कंप्यूटर ने उसको ऑटो इंडेंट किया होता है ना, खुद ब खुद स्पेसिंग एडजस्ट कर लेता है। यहाँ हमें ज़रा सेंसिबली इसका करना होता है। अब मैथमेटिक्स में अलाइनमेंट आप बोथ साइड्स पर परफेक्टली कभी नहीं कर सकते। हाँ, उसको मैक्सिमाइज तो कर सकते हैं ना, लेफ्ट साइड से। कोई स्टेप की लेंथ ज़्यादा है, कोई स्टेप की लेंथ कम है, तो आप कम से कम लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट तो अच्छी रख सकते हैं ना। 9th क्लास में मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं एक्सप्रेशंस वाले हैं, इक्वेशन वाले कम हैं। यानी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 4th चैप्टर की सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर इक्वल इक्वल आ रहा है, राइट साइड पर स्टेप्स कर रहे हैं। अब जो स्टेप्स कर रहे हैं, स्टेप की लेंथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना कि एक क्वेश्चन लिखा, उस क्वेश्चन के आगे इज इक्वल टू डालते हैं ना, इज इक्वल टू, और फिर यहाँ से जहाँ भी तक भी चला जाए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू एग्जैक्ट उसके नीचे डालें और उतनी ही स्पेस दे के अगला स्टार्ट करें जितना पीछे आपने स्पेस दी थी। यानी लेफ्ट साइड की ये अलाइनमेंट इक्वालिटी के एग्जैक्ट नीचे इक्वालिटी और ये स्पेसिंग ठीक रखें। राइट साइड हमारे कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि कोई स्टेप ज़्यादा लेंथ का, कोई स्टेप कम लेंथ का। उसके अलावा कुछ फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, तो फ्रैक्शन की जो लाइन आप लगाएं वो कोशिश करें कि आप लोग फ्रैक्शन की लाइन को स्केल के साथ लगाएं। एक अंदाजे के साथ, हाथ से लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्केल के साथ लगाएं, एग्जैक्ट अलाइनमेंट उसमें आ जाती है। तो अलाइनमेंट। दूसरा इसमें हाइलाइटिंग। आमतौर पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन का आंसर को हम हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने से बेनिफिट क्या होता है? एक जो पेपर चेक करने वाला है, पेपर चेक करने वाला क्वेश्चन पेपर्स के दौरान, क्योंकि वो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बहुत अच्छे तौर पर वो पेपर चेक कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है स्टूडेंट यूजुअली कहाँ मिस्टेक करेगा। उन पॉइंट्स को पर्टिकुलरली ज़्यादा फोकस करके देखते हैं और दरमियान वाले स्टेप्स को ज़रा थोड़ा कैजुअली भी देख लेते हैं। अब ऐसा है लाइक एक आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है दरमियान में, उसको हाईलाइट किया हुआ है, आम तौर पर आंसर होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आंसर हो, आंसर के अलावा भी कुछ स्टेप्स होते हैं, लेकिन कम से कम आंसर तो वो एक चीज़ है ना कि जो हर बच्चे को पता है। तो उसको अगर आपने अच्छे हाईलाइट करके रखा होगा तो पीछे स्टेप्स में केयरलेसली कोई एक आध मिस्टेक हो गई है, कोई डेसिमल डालना भूल गए हैं, कोई प्लस माइनस का सिंबल डालना भूल गया है, ऊपर स्क्वायर डालना था वो ऐसे बाय मिस्टेक स्किप हो गया है, तो ऐसी मिस्टेक अक्सर इग्नोर हो जाती है अगर पर्टिकुलर चीज़ों को हाईलाइट किया हो। हाईलाइट कैसे कर सकते हैं? दो तरह से, जारी बात है हाईलाइटर तो पेपर पे अलाउड नहीं है, तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपना नॉर्मल क्वेश्चन तो आप पेन से कर रहे हैं, तो वो चीज़ जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसको या तो मार्कर से लिख ले, यानी आंसर है ना, एंड पे आंसर आप मार्कर से लिख ले, लास्ट स्टेप आप मार्कर से कर ले, या फिर ये करें कि करें उसको पेन से ही, और पेन से करने के बाद उस आंसर के गिर्द यूं पेन और स्केल के साथ, स्केल यूज करते हुए इस तरह से एक बॉक्स सा बना लें, उस तरह भी हाईलाइट हो जाता है। लेकिन इसमें भी अच्छे तरीके से, अलाइनमेंट के तरीके से, ये ना हो कि लाइन वैसी हाथ से लगा रही हो, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही हो तो हाईलाइट हो के उल्टा नेगेटिव इफेक्ट का हाईलाइट हो जाए कि एग्जामिनर को नज़र ये आ रहा हो कि वो तो उल्टा और गंदा करके रखती है उसने काम को। तो इसलिए हाईलाइट करने की टेक्निक का क्या फ़ायदा होता है? हाईलाइट करने की टेक्निक से बेसिकली एक तरह से वो 3D इफेक्ट होता है। जो हाईलाइटेड पोर्शन होता है, जो जिस चीज़ को आपने क्लियरली हाईलाइट कर रखा होता है, वो पोर्शन असल में एक तरह से पेपर लेवल से थोड़ा सा अबव नज़र आ रहा होता है, थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा होता है। आप वैसे भी अपने ऐसे किसी पेपर को करके देखें, एक्सपेरिमेंटली करके देखें, कोई एक क्वेश्चन करें, ये हाईलाइटिंग टेक्निक को अप्लाई करके देखें, उसका बॉक्स बना के देखें, तो नेक्स्ट टाइम आप अपने लिखे हुए को जस्ट एक सरसरी सी तौर पर देखेंगे ना, तो आपको वो पेपर से थोड़ा सा ऊपर
अब नज़र आ रहा होता है, लग रहा होता है, तो वो चीज़ ज़रा खुद ब खुद नज़रों के सामने आ जाती है। हाईलाइटिंग टेक्निक का ये फ़ायदा होता है। उसके अलावा सबसे बड़ा इशू जो मैथमेटिक्स में बच्चे फेस करते हैं वो है रफ वर्क। रफ वर्क किया जाए, कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। रफ वर्क को भी इस तरह से किया जाए कि आपके पेपर के इफ़ेक्ट को ख़राब ना करे। अब आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 180 आपको करना है। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि अगर तो बहुत थोड़ा रफ वर्क है, आप पेज के सामने यहाँ पर लाइन लगाकर रफ या रफ वर्क लिख के इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, शो कर लें, सामने ही उसके आ जाएगी। अगर वाकई थोड़ा काम है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा काम है तो बेटर ये है, और कोई इसके लिए पर्टिकुलर स्पेशली अलहदा से मार्जिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना उतना लेंथ का जितना आपने रफ वर्क, बल्कि पहले रफ वर्क करें और उसकी लेंथ के मुताबिक ये लाइन साइड पे शो कर दें जहाँ पर एम्प्टी स्पेस होती है। छोटा सा तो स्टेप है, उस स्टेप की विड्थ भी ज़्यादा नहीं है, बड़े आराम से आपके पास स्पेस निकल आती है। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन, छोटा मोटा रफ वर्क सामने करने हैं। लेकिन ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको पेपर में एक पूरी आंसर की कॉपी सी मिलती है। आंसर्स के लिए ना एक छोटी सी स्टेपल की हुई कॉपी लाइक थिंग होती है। उसका लास्ट पेज को रफ वर्क की हेडिंग दे के तरतीब से रफ वर्क कर लें। लेकिन रफ वर्क करने का भी ये टेक्निक नहीं है कि कोई यूं तिरछा कर दिया, किसी को इस तरह कर दिया, किसी को यूं कर दिया। तरतीब से करें, एक अच्छा सा नज़र आए, लेकिन ऊपर एक हेडिंग आप दे दें रफ वर्क की। उसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्टिव पेपर का भी रफ वर्क कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्टिव पेपर का भी। ऑब्वियसली एक पेज से ज़्यादा नहीं लगता। 9th क्लास के मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली कम होते हैं। मोस्टली तो वही कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट के लिए कोई इतना रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 9th क्लास, इवन 10th क्लास में भी रफ वर्क आम तौर पे कम करना पड़ता है। हाँ, अच्छे वेल मैनेज तरीके से करें। नो सेपरेट रफ शीट, याद रखिएगा, ना आपको बोर्ड में मिलनी है, ना अपने स्कूल्स में डिमांड करें। स्कूल में डिमांड करेंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपकी इन्विजिलेशन पर वो टीचर मौजूद हों जो मैथ ना पढ़ाते हों, हो सकता है उन्हें ना पता हो। तो आप रफ वर्क, आपने एक शीट डिमांड की, आपने थोड़ी बताया कि रफ के लिए, उन्होंने शीट दे दी। तो आप अपनी हैबिट्स में गलत चीज़ डेवलप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मैं अक्सर देखता हूँ, शीट मांगी, उसके ऊपर रफ वर्क किया और उसका गोला सा बनाया और फेंक दिया। बेटे, इस तरह की हैबिट से आप लोग बोर्ड में बड़ी मुश्किल में आएंगे। सेकेंडली, एक और हैबिट मैंने बहुत सारे बच्चों में देखी है, स्पेशली गर्ल्स में ये ज़्यादा होती है कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि उन्हें क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, हालांकि आता होता है। क्या करेंगी, पहले पेपर को पेंसिल से करेंगी, फिर उसके ऊपर पेन फेरेंगी, फिर मिटाना चाहेंगी, यानी पेपर को 2 बार कर रही हैं। अब वो 2 बार करने में मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि वो पेपर ही नहीं पूरा कर पाती। एक क्वेश्चन किया, उसको दोबारा किया, मिटा दिया, लास्ट क्वेश्चन करने का टाइम ही ना बचा। टाइम ही ना बचा, इतना आप अपनी तरफ से कॉन्शियस होकर इसको ठीक कर रहे हैं और क्वेश्चन ही छूट गया, वो तो बल्कि उल्टा आपको लॉस हो गया। तो इसलिए बेटे, आप लोग अच्छी सी प्रिपरेशन करें और उसके बाद बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह टाइम वेस्ट करने से कुछ हासिल नहीं, कुछ नहीं मिल जाएगा। उसके अलावा यूज ऑफ मार्कर भी रखना है। प्रॉपर यूज ऑफ मार्कर, मार्कर को जरूर यूज रखें। आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो लिखना है उसकी स्टेटमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो मार्कर से लिखें, या क्वेश्चन नंबर। और ये नहीं होता कि मार्जिन लाइन आपने लगाई हुई है ना, लाइक एक पेज पर आपने मार्जिन लाइन लगाई हुई है, ये पेज है, इस पर आपने मार्जिन लाइन लगाई हुई है और मार्जिन लाइन पर इधर क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर लिख रहे हैं। तो बेटे, मार्जिन लाइन का क्या फ़ायदा? मार्जिन का तो पर्पस ही यही होता है ना कि उस पर कुछ नहीं लिखना, पेपर की अलाइनमेंट हो, अच्छे से तरीके से हो।
आप यहाँ लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए पार्ट है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करें। उसका ज़रूरी सा स्टार्ट का क्वेश्चन का या जो भी मार्कर से करें, दरमियान में हाईलाइट करने के लिए मार्कर का यूज़ करें, लेकिन टू मच ना यूज़ करें, एक्सेस ना हो जाए। ये ना हो कि आपको हर स्टेप ही इम्पॉर्टेंट लगे और आप तकरीबन सारा क्वेश्चन ही मार्कर से कर रहे हो। टू मच यूज़ की एक किसी टेक्निक का वो भी उसको नेगेटिव इफेक्ट में देता है। तो मार्कर ज़रूर यूज़ करें, अच्छे तरीके से यूज़ करें। बल्कि कुछ बच्चों को बड़ी अच्छी हैबिट होती है कि वो चिज़ल टिप वाली, वो कटी हुई निब वाली जो मार्कर होते हैं, बड़ा अच्छा यूज़ कर लेते हैं। जिन्हें आती है टेक्निक ज़रूर यूज़ करें, जिन्हें अगर उससे लिखना नहीं आता वो ज़बरदस्ती मत करें। वो अच्छा लिखने की बजाय उल्टा और ख़राब सा लिख रहे होते हैं। तो मार्कर को अच्छे पॉजिटिव वे में यूज़ करें। उसके अलावा पेन भी आपने ज़रूर ठीक रखा करें, वहाँ पर इंक ना ड्रॉप कर रही हूँ, आपका सारा पेपर ना ख़राब हो रहा हो। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ से भी आपने ख्याल रखना है, राइट। मैट्रिसेस के हवाले से ज़रा एक ख़ास बात कि मैट्रिक्स एक स्टेप ज़रा ज़्यादा जगह ले जाता है। डजेंट मैटर क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि आप एक स्टेप में जो मैट्रिसेस कर रहे हैं उसकी ब्रैकेट्स को सीधा रखें, और एक से ज़्यादा अगर ब्रैकेट्स आ रही है तो एक अलाइनमेंट में रखें। अगर वो पेज की 2 लाइनों पर पूरी आ रही हैं तो 2 लाइनों पर ही उनको रखें। अगले स्टेप्स में भी यही कोशिश करें, कहीं पर बड़ी ब्रैकेट लग रही है, कहीं पर छोटी लग रही है, तो ऐसा ना करें, एक जैसे तरीके से ब्रैकेट रखें। और जहाँ सॉल्यूशन सेट है वहाँ प्रॉपर ब्रेसेस का यूज़ करें, जहाँ ऑर्डर्ड पेयर है वहाँ पैरेंथेसिस का यूज़ करें। ब्रैकेट्स की अच्छी पहचान रखें और सही तरीके से इसको करें। थ्योरम 8 मार्क्स का एक चीज़ जो पेपर में आती है, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन वो क्वेश्चन के तौर पर आई होती है ना, तो शुरू में स्टेटमेंट हेडिंग दे के लिखें। फिर फिगर आपको तरतीब से बताइए बेटे। मैं आपको अच्छी तरह पता है कि जब थ्योरम करवाए हैं कि फ़िगर की सीक्वेंस तक मैं साथ बताता रहा हूँ कि किस तरतीब से फ़िगर बनाई ताकि फ़िगर में गलती ना करें। बेटे सबसे ज़्यादा गलती आम तौर पे बच्चे जो करते हैं ना, थ्योरम की फ़िगर बनाने में गलती करते हैं, वो सारे थ्योरम से मिसमैच होती है और बिला वजह पूरे का पूरा थ्योरम क्रॉस होकर रह जाता है। प्रॉपर अच्छे तरीके से इसकी थ्योरम की फ़िगर पेंसिल से नहीं बनाई जाती, पेन से, स्केल से, प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करते हुए फ़िगर बनाएं। फ़र्ज़ किया आपको सर्कल बनाना पड़ जाता है, डजेंट मैटर, आप बॉल पॉइंट सर्कल में फिट हो जाता है, उसके साथ आप बनाएं। इवन अगर आपको सपोज नहीं फिट हो रहा, पेंसिल से बनाना पड़ ही है, तो सर्कल सिर्फ पेंसिल से बनाएं, बाकी लाइंस, पॉइंट्स, कुछ भी उसके अलावा आ रहा है वो सब आप लोग बॉल पॉइंट, पेन, पॉइंटर वगैरह से आप मार्क करेंगे। उसके अलावा प्रॉपर गिवन की, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, लाइन लगा के स्टेटमेंट्स, रीजंस। कोशिश ये करें कि थ्योरम ऐसी जगह पर करें कि जहाँ पर आप थ्योरम का मेजर पार्ट शो कर सकें। मसलन एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ है, नीचे 5-6 लाइनें बची हुई हैं और आपने थ्योरम स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर आपने स्टेटमेंट और गिवन लिखा, बाकी अगले पेज पर कर रहे हैं, बड़ा बैड इफेक्ट देता है। अगर पेज के एंड पर 4-5 लाइनें सिर्फ बची हैं ना, तो उनको वेस्ट कर दे, नेक्स्ट पेज पर थ्योरम करें। हाँ, आधा पेज बचा हुआ है, कोई आधा थ्योरम आ जाएगा, स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, फिगर आ जाएगी, प्रूफ अगले पेज पर कर दे। यानी इस तरह अगले पेज पर करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़रा सा हिस्सा आप ज़बरदस्ती का पूरा कर रहे हैं और फिर अगले पेज पर बाकी थ्योरम कर रहे हैं, वो भी ऑड होगा। या ये कि आपको लग रहा है कि थ्योरम सारा पेज पर आ रहा है, सिर्फ उसकी आखिरी लाइन या 2 लाइनें अगले पेज पर आ रही हैं, तो कोशिश करें उनको भी उस पेज पर पूरा कर लें, ज़बरदस्ती नीचे स्पेस ना छोड़ें। या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइनें ज़्यादा बच रही हों, पेज ना बच रहा हो, तो फिर कोशिश करें कम से कम आधी प्रूफ तो नेक्स्ट पेज पर करें ना, ताकि एग्जामिनर एक प्रॉपर तरीके से उसको देखेगा। यानी पेज को टर्न ओवर करने के लिए भी ना ज़रा एक साइकोलॉजिकली सोचें कि आप ये ना हो कि आखिर में एक लाइन सिर्फ रह रही हो और वो अगले पेज पर कर रही हो और एग्जामिनर ने वहाँ लिख देना है कि वो स्टेटमेंट किधर है और अगले पेज को देखना तक नहीं। ऐसी गलतियाँ एग्जामिनर से भी हो जाती हैं, तो आप ऐसे तरीके से करें कि वो गलती करने ही ना पाए। ठीक है, तो ये वो चंद पर्टिकुलर चीज़ें थी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थी।
मैथ में आमतौर पर बच्चे इन चीज़ों की प्रॉब्लम जो इसमें प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बाकी मार्जिन, मार्कर का यूज़, अलाइनमेंट, पेपर किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली उर्दू इंग्लिश वगैरह के टीचर्स बता चुके होंगे। बाकी जनरल पॉइंट सारे वही हैं। इन चीज़ों को फॉलो करें, अच्छे तरीके से पेपर करें, अच्छा सा मार्क्स लें, क्योंकि मार्क्स इस तरह से ही अच्छे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।